बीए पार्ट सेकंड वर्ग EFG ई कंटेंट्स राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी, विषय हिंदी साहित्य, डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा, सह आचार्य हिंदी साहित्य। रीति काल का नामकरण। वैसे रीति काल अपने आप में स्वतः ही सिद्ध है कि रीति अर्थात परंपरा, ढंग, एक रिवाज का काल, अर्थात एक परंपरा का काल, एक रिवाज का काल, एक ढंग का काल, एक समयोचित काल। उस काल की अवधि क्या थी? 1700 से 1900, अर्थात 1700 से 1900 का जो हमारे यहां भारतीय का समय था, वो समय क्या था? रीति काल था। उसमें एक परंपरा का काल चला। परंपरा मीन्स एक ढंग, एक रिवाज। जैसे हम त्योहार मनाते हैं, त्योहार एक रिवाज से मनाते हैं, एक ढंग से मनाते हैं, एक रीति से मनाते हैं, एक परंपरागत रूप से मनाते हैं। वो परंपराएं हमारे यहाँ पर जो चली आ रही है, उसी से रीति शब्द की उत्पत्ति हुई। और उसी रीति जो उत्पत्ति मानी जाती है, वही ये काल है। क्योंकि इस काल के अंदर भी एक परंपरा सी चली, और वो परंपरा अलंकारों की परंपरा थी, लक्षण ग्रंथों की परंपरा थी, साथ ही साथ आचार्यत्व की परंपरा थी। उस समय के काल का हम आगे और विश्लेषण करेंगे। पहले आज हम नामकरण का विश्लेषण करते हैं कि नामकरण क्या है। अर्थात इस काल को अलग अलग आचार्यों ने, अलग अलग हिंदी के विद्वानों ने, अलग अलग हिंदी के आलोचकों ने, अलग अलग हिंदी के समालोचकों ने कई नामों से अभिहित किया, अर्थात कई नामों से इसे पुकारा। रीति काल 1700 से 1900 का जो काल था, उसे माना जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये समय दिया। और ये जो समय दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ये समय का कालखंड रीति काल की संज्ञा प्रदान की गई। इस कालखंड को, और इस कालखंड को रीति काल की संज्ञा इसलिए प्रदान की गई क्योंकि इसमें रीति तत्व की प्रधानता थी। और रीति तत्व की प्रधानता होने के कारण इसका नामकरण भी उन्होंने रीति काल ही रखा। अधिकांश कवियों ने इसका नामकरण आचार्यत्व के आधार पर रखा गया, कईयों ने अलंकृत काल के आधार पर रखा गया, कईयों ने इसका श्रृंगार काल रखा गया, कईयों ने इसको कलाकाल कहा गया, कईयों ने इसका काल उत्तर मध्यकाल रखा गया, कईयों ने इसको श्रृंगार काल नाम दिया गया। तो इस प्रकार अलग अलग विद्वानों ने इस काल का नाम 1700 से 1900 तक के काल का नाम अलग अलग दिया गया। साहित्य लहरी तथा रस मंजरी, सूरदास ने अपनी साहित्य लहरी तथा नंदरास की रस मंजरी में रीति निरूपण किया गया है। यद्यपि वे रीति काल से सैकड़ों कवियों ने लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रीति ग्रंथ लिखे। मतिराम है, चिंतामणि है, भूषण है, ग्वाल है, पद्माकर है, देव है, भिकारी दास है, प्रताप सिंह है, और देखा जाए तो केशव है। ये सब है। इन सब ने
लक्षण ग्रंथों की परंपरा का पालन किया, अर्थात एक रीति का, एक ढंग का। अर्थात इन सब ने एक प्रकार के, जैसे रेल की पटरी पर ही गाड़ी दौड़ती है, उसी प्रकार से इन लोगों ने क्या किया, एक तरह से साहित्य का सृजन किया। उस साहित्य के अंदर इन सब ने क्या किया, लक्षण ग्रंथों की प्रधानता भर दी। अर्थात लक्षण ग्रंथों से कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि इन्होंने एक एक पद के अंदर कई कई छंद और कई कई अलंकार घुसा दिए, और इस रीति काल को इतना कठिन बना दिया कि सामान्य जनता की समझ से बड़ा दूर हो गया। लोगों के समझ में नहीं आता था। ये लोग राजाओं के राज्याश्रम में रहते थे, और राजाओं के राज्याश्रम में रह करके ही इन लोगों ने ये सब लक्षण ग्रंथों की परंपरा की, और साथ ही साथ नायिका भेद और किया इन्होंने। और नायिका भेद करते करते 16 प्रकार की नायिकाओं का वर्णन कर दिया। पद्मिनी, हंसनी, गजगामनी, कोकिलवेणी, इस तरह से किसी को चाल के आधार पर, किसी को बाल के आधार पर, किसी को रंग के आधार पर, किसी को गंध के आधार पर, किसी को रूप के आधार पर, किसी को किस आधार पर, इस तरह से इन्होंने 16 प्रकार की नायिका भेद की। साथ ही साथ केशवदास ने तो इतना कठिन काव्य लिख दिया कि उन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। केशवदास ने इतना कठिन काव्य लिखा कि उन्हें यह भी कहा जाता है कि केशव को तो हृदयहीन कवि कहा जाता है, कि उनको तो भगवान ने हृदय ही नहीं दिया, क्योंकि कवि तो हृदय से विचारता है, हृदय से सोचता है। इसी तरह से केशव ऐसा कहते हैं कि मानो उगते हुए सूर्य को, कि देख, कि मानो कोई राक्षस खप्पर लेकर के आकाश में चला आ रहा है, उसकी लाल बूंदों से पूरा पूरब दिशा क्या हो गई, लाल हो गई, लालिमा छा गई। जबकि सूर्योदय की अरुणाभ छवि कितनी शानदार और लाल रहती है, प्रातःकालीन छवि कितनी सुंदर रहती है, कितनी मनमोहक होती है। उस समय चिड़ियाएं चहकती है, प्रकृति अपना आह्लाद सुनाती है, प्रकृति अपना गायन करती है, हैं? चराचर जगत उठ करके अपना संपूर्ण जगत के अंदर चलते हैं। उसको केशव ने इस तरह दिखलाया, इसीलिए केशव को कहा जाता है कि केशव को हृदयहीन कवि थे, केशव को हृदय नहीं मिला। इसीलिए कहा जाता है कि केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं। भूत कह दिया, प्रेत का मतलब भूत। केशव को क्या बतला दिया, भूत। देखिए हमारी हिंदी में क्या क्या शब्दों का प्रयोग हो जाता है। इसलिए नामकरण के अंदर भी कोई ऐसी बात नहीं है कि कुछ नहीं कहा गया। किसी ने श्रृंगार काल कह दिया, क्योंकि नायिकाएं श्रृंगार करती थी। इसी तरह इन्होंने कविताओं का श्रृंगार किससे किया, छंदों से, अलंकारों से कविता को सुसज्जित कर दिया। तो किसी ने कहा कि श्रृंगार काल है साहब, स्त्रियों के श्रृंगार का वर्णन है। किसी ने कह दिया कि नहीं साहब ये तो अलंकृत काल है, क्योंकि अलंकारों का वर्णन है, इसको सुशोभित किया है, क्योंकि नारी अलंकारों से सुशोभित होती है। किसी ने कह दिया साहब कि ये तो कला काल है, क्योंकि जो काव्यकार है इसने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर दिया, इसलिए कला है उसकी, कि एक पंक्ति में 10 अलंकार और 5-10 छंद भर दिए तो उसकी कला है, तो कलाकाल कह दिया। किसी ने यह कहा कि नहीं साहब ये तो उत्तर मध्यकाल है, मध्यकाल का ही लास्ट का हिस्सा है, इसको तो भक्ति काल के पिछला हिस्सा मान लिया जाए। शेष
कल पढ़ाया जाएगा। जय हिंद।